नमस्कार, केटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कोमल। तो आइए एक नज़र डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सूर्योपासना के महापर्व डाला छठ का उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ हुआ समापन। वाराणसी पहुंची मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, फेक वोटर को हटाना जरूरी, चुनाव आयोग कर रहा निष्पक्ष कार्य। वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, बिहार में पीएम मोदी के नेतृत्व में बनेगी सरकार। और कैंट स्टेशन पर पुलिस ने एटीएम ठग पकड़ा, 34 डेबिट कार्ड बरामद। और अब खबरें विस्तार से। सूर्योपासना के महापर्व डाला छठ का उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ समापन हुआ। लोक आस्था और संस्कार का प्रतीक छठ महापर्व मंगलवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हो गया। भगवान भास्कर की आराधना और छठी मैया की पूजा अर्चना के साथ व्रतियों ने अपने 36 घंटे के लंबे निर्जला उपवास का पारण किया। संतान की लंबी आयु, परिवार की समृद्धि और समाज के कल्याण की कामना के साथ लाखों श्रद्धालु गंगा तट और विभिन्न जलाशयों में आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। 4 दिवसीय इस व्रत की शुरुआत 25 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ हुई थी। इसके बाद खरना और संध्या अर्घ की परंपरा निभाने के बाद मंगलवार सुबह उदीयमान सूर्य को उषा अर्घ दिया गया। उगते सूर्य को अर्घ देने का मुहूर्त सुबह 6:27 तक रहा। काशी में गंगा घाटों पर भक्ति और उल्लास का अनुपम संगम देखने को मिला। दशाश्वमेध, राजेंद्र प्रसाद, 80 सहित सभी प्रमुख घाटों पर लाखों की संख्या में व्रती और श्रद्धालु उपस्थित रहे। अनुमानित रूप से लगभग 3 लाख लोगों ने गंगा तट पर सूर्य को अर्घ अर्पित किया। महिलाओं ने नदी, तालाब और नहरों में उतरकर जल में खड़े होकर सूर्य देव की आराधना की और छठी मैया से संतान सुख, परिवार के कल्याण और मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना की। अर्घ के बाद व्रतियों ने छठी मैया को समर्पित पारंपरिक ठेकुआ, कसार और फल प्रसाद का वितरण किया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला ये पर्व सूर्य उपासना, आत्मसंयम और शुद्धता का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। डूबते और उगते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा प्रकृति और मानव के मध्य संतुलन एवं कृतज्ञता का प्रतीक है। 4 दिनों तक चले इस महापर्व ने पूरी काशी में भक्ति, श्रद्धा और उमंग का माहौल बना दिया। घाटों पर पारंपरिक गीतों की गूंज, दीपों की रोशनी और जल में खड़ी व्रती महिलाओं का आस्था से भरा दृश्य मन को भाव विभोर कर देने वाला रहा। हाथ पकड़ के रखें। निकलने के लिए जगह दीजिए। आज छठ का महापर्व है, जिसको साल में 3 दिन के लिए स्पेशल दिन माना गया है। और आज का क्या किया जाता है, आप लोग क्या करती हैं? दुनिया कहती है जिसका अस्त होता है उनका उदय होना तय है, पर छठ पर्व हमें सिखाता है कि जिनका अस्त होता है उनका उदय होना तय है। और क्या बढ़िया, और ठीक है सर।
छठ का महापर्व है, क्या कहेंगे? छठ का महापर्व है, 3 दिनों का पर्व है। इसमें निराजल व्रत रहते हैं, हम लोग 36 घंटा निराजल हैं। इस समय सूर्य को अर्घ्य देके फिर जल ग्रहण करेंगे। क्या विधि है? विधि है, इसमें सब चीज शुद्धता से किया जाता है। घर पे ही अपने हम लोग गेहूं धुलते हैं, चुनते हैं, फिर चक्की धुलवा के पिसवाते हैं, उसका ठेकुआ बनता है। सारे सीजन के जितने फल होते हैं उसको लेके आते हैं, धुल के फिर वो घाट पे लेके आते हैं चढ़ाने के लिए। माना जाता है कि अर्घ्य दिया जाता है उगते हुए सूरज को। जी हाँ, यहाँ पे ये संदेश है जैसे कि संध्या को अर्घ देते हैं, सूरज डूबता है, फिर पुनः सुबह आते हैं हम लोग उगते हुए सूर्य को देते हुए, यानी कि जो डूब रहा है वो फिर उगेगा। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, कोई संदेश? संदेश ये है कि सबको ये व्रत करना चाहिए, हर मन्नत पूरी होती है। और ये कठिन है लेकिन बहुत आसानी से हो जाता है, इसमें इतनी शक्ति है, आप भक्ति से करेंगे बहुत इजी से हो जाएगा। क्यों मनाया जाता है छठ पर्व? छठ पर्व पुत्र के लिए, समृद्धि के लिए, घर में सभी को संपन्नता के लिए मनाया जाता है। देखिए, प्रकृति की देवी हैं षष्ठी देवी, क्योंकि जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया तो उसके षष्ठ्यंश से षष्ठी देवी का निर्माण किया। तिथियों के क्रम में षष्ठी तिथि होती है, लेकिन देवी के रूप में यह प्रकृति का षष्ठ्यंश है। इनका विवाह कुमार कार्तिकेय के साथ होता है और उसके बाद से यह बच्चों की जगत धात्री होती है, उनकी पालन कर्त्री होती है, आरोग्य और सुख शांति समृद्धि कारिणी होती है। तो इसीलिए षष्ठी देवी का पूजन किया जाता है। गंगा के तट पे इसीलिए आते हैं कि चूंकि 12 महीनों में षष्ठी देवी का अलग अलग स्थानों पे वास होता है, जिस क्रम में कार्तिक महीने में षष्ठी देवी का वास जो होता है वो नदी में होता है, इसीलिए नदी के तट पर आ करके षष्ठी देवी की आराधना की जाती है। ये छठ का महापर्व है, बहुत बड़ा पर्व होता है माताओं के लिए, बच्चों के लिए। और इस दिन ये पहला दिन नहाय खाया होता है, उसका बाद खरना होता है, फिर उसके बाद शाम को अर्घ देते हैं, फिर नेक्स्ट डे सुबह देते हैं अर्घ। तो आज लास्ट है, आज के दिन अर्घ देंगी माताएं और बहुत बढ़िया होता है। ये बेटों के लिए होता है, पहले ज़माने में लोग बेटों के लिए करते थे, लेकिन अब होता है मान्यता बेटा बेटी दोनों बराबर है, इसलिए एक छठ पूजा सबके लिए, बेटा बेटी दोनों के लिए है। बहुत अच्छा है। बिहार से शुरू हुआ है, बिहार से होते होते फिर यहाँ हम लोग क्या यूपी में भी आ गया है और बड़ा महिमा है छठ माँ की। मैं तो बचपन में जब BHU रहता था डेयरी फार्म में, तब से मैं आ रहा हूँ, छोटा तब से आता हूँ, छठ मैया का दर्शन करता हूँ। मम्मी पहले घर पे करती थी पूजा और मैं यहाँ आके अर्घ देता हूँ हर साल, मेरा नियम, मतलब छठ पूजा पे ज़रूर आऊँगा सुबह शाम। और बहुत ही माताओं का बहुत ही कड़ा पर्व, मतलब व्रत का बहुत कठिन ये पूजा है। इसी बात की जाए तो इस बार गंगा माँ जो है 5-6 बार बढ़ी है। जी जी। तो प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई, क्योंकि गंगा माँ अभी भी घटी नहीं है? प्रशासन की तरफ व्यवस्था है की गई है, यहाँ जगह जगह बैरिकेडिंग की गई हुई है और पानी निकाला गया है और अच्छा व्यवस्था अच्छा किया गया है। और ये पर्व बड़ा अच्छा है, इसमें खजूर ठेकुआ ये सब चढ़ता है, माँ को, छठ मैया को चढ़ता है और इसके गीत बड़े प्यारे होते हैं छठ मैया के। आपको याद है तो? हाँ, वो छठी मैया हमें नहीं गा पा रहा हूँ। मुझे इसका खजूर बहुत अच्छा लगता है। पूजा मम्मी, मैं छोटा था, पूजा मम्मी करती तो मैं उसी से मांगता था, लेकिन उसे नहीं दिया था, तो वो पूजा हो जाएगा उसके बाद आपको मिलेगा। बहुत अच्छा पर्व, बहुत अच्छा होता है। और सारे लोग अब तो यहाँ बनारस में भी सारे लोग मना रहे हैं छठ पर्व। हमारे चैनल के माध्यम से काफ़ी बातें कुछ कहना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल ने सभी का कवर किया आज छठ मैया पूजा का सुबह शाम का, और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आप लोग के द्वारा। और आप और भी मतलब सब लोग देखेंगे छठ पूजा 80 घाट पे आज हुआ है, इसे हम लोग तुलसी घाट पे खड़े हुए हैं। वाराणसी पहुंची मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, फेक वोटर को हटाना जरूरी है, चुनाव आयोग निष्पक्ष कार्य कर रहा है। एक दिवसीय दौरे पर काशी पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल समरी रिवीजन अभियान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हर राज्य में मतदाता सूची का रिवीजन होना जरूरी है ताकि लोकतंत्र की नींव मजबूत बनी रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फर्जी और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, जिसे आयोग पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता से निभा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव की स्वच्छता के लिए फेक वोटरों को हटाना बेहद आवश्यक। चुनाव आयोग वही काम कर रहा है जो एक संवैधानिक संस्था के रूप में उसे करना चाहिए। स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू का जहाँ तक सवाल है, ये एक ज़रूरी औपचारिकता है कि हर राज्य के अंदर जो मतदाता रोल है, इलेक्टोरल रोल है, उसका रिवीजन हो। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो चुनाव आयोग को नहीं करना चाहिए। जो मतदाता मृतक हो चुके हैं या जिन मतदाताओं के नाम का डुप्लीकेशन है, उसे हटाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और चुनाव आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ अपना काम कर रहा है।
वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, बिहार में पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर प्रणाली के माध्यम से 12 राज्यों में फेक मतदाताओं को हटाने का काम किया जा रहा है, तो इसमें विपक्ष को आपत्ति क्यों है। डिप्टी सीएम ने कहा, कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों का यही पुराना तरीका है कि अपनी नाकामियों और कमियों को दूसरों पर थोप दें। संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की आदत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सहित हर क्षेत्र में योगी सरकार बेहतर कार्य कर रही है। राज्य में विकास की गति तेज हुई है और अपराध पर लगाम लगा है। बसपा को भाजपा की बी टीम बताने वाले कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा, ये बेबुनियादी बयानबाजी है। सपा और दहशत एक दूसरे के पूरक हैं। सपा शासन में लोकतंत्र की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कन्नौज उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को नामांकन तक करने नहीं दिया गया था। एआईएमआईएम नेता शौकत अली के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा सरकार की हर योजना में मुस्लिम समाज के लोग भी समान रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। हमने सबको जोड़ा है, इसलिए अब्दुल जैसे लोगों को सम्मान दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ब्रजेश पाठक ने कहा, राहुल गांधी के पोस्टर अब वहां असरदार नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र से देश के हर वर्ग को जोड़ा है। बिहार में भी पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनना तय है। भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर कराने की घोषणा 12 राज्यों में की है। एसआईआर के माध्यम से जो फेक मतदाता हैं, जिन्होंने गलत दस्तावेज लगा करके मतदाता सूची में नाम दर्ज करा लिया है, यदि उसको भारत निर्वाचन आयोग दुरुस्त कर रहा है मतदाता सूची को, इसमें विपक्षी दलों की आपत्ति बिल्कुल भी विधि सम्मत नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग और पूरे देश के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी सहित जितने विपक्षी दल हैं वो अपनी ज़मीन खो चुके हैं, जनता का समर्थन खो चुके हैं और अपने हार के बहाने को भारत निर्वाचन आयोग पर डाल करके अपनी सिर्फ फेस सेविंग कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को पुराना सगल है। शुचितापूर्ण, पारदर्शितापूर्ण चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसकी पक्षधर रही है और उत्तर प्रदेश में भी जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2017 से लगातार उत्तर प्रदेश चतुर्मुखी विकास के पथ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, लॉ एंड ऑर्डर सहित अन्य सभी मामलों में उत्तर प्रदेश राज्य पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। और विपक्षी जो दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उनके पास जनता के बीच में कहने के लिए कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपने फेस सेविंग के कारण ऐसा बात कर रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर किया। मैंने पूरी बात आपको बताई है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार का आपत्ति करना विपक्षी दलों का, खास करके कांग्रेस और इंडी गठबंधन का पुराना सगल है। आप कैसे बात करते हैं? आप इनसे पूछिए। दहशत समाजवादी पार्टी और दहशत एक दूसरे के, मतलब मैं कह सकता हूं एक दूसरे के पूरक हैं। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सूबे में सरकार थी और कन्नौज में बाई इलेक्शन की घोषणा हुई थी। बाई इलेक्शन की घोषणा के बाद विपक्षी दलों को, खासकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन भी नहीं करने दिया गया था। इस देश में संभव है कि निर्विरोध
कोई लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो, वह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के रिजिम में पुलिस के बल पर किया गया था। भारतीय जनता पार्टी शुचिता पारदर्शिता के साथ लोकतंत्र में सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी व्यवस्था दे करके एक एक व्यक्ति को जोड़ करके देश में एक ऐसी सरकार दे रही है जिसका पूरी दुनिया आज अनुसरण कर रही है। पूरी देश दुनिया को मानना है कि माननीय मोदी जी ने देश में एक ऐसी सरकार दी है कि भारत तेजी के साथ दुनिया के साथ कदम ताल करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बिहार का भी बयान आया है कि अब्दुल कब तक चादर बिछाने का काम करेगा। बिहार को लेकर के उन्होंने कहा है AIM के शौकत अली ने कि देखिए आप ये उनका विषय है जो मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण तरह तरह की एजेंडा चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ रही है। और प्रधानमंत्री जी के कार्यप्रणाली आप देखिए, पक्का मकान यदि गरीब को मिला है तो उसमें मुस्लिम समाज के भाई बहन हैं। घर घर नल से जल जा रहा तो वो भी हैं। सौभाग्य योजना में बिजली जा रही तो वो भी हैं। उज्ज्वला गैस योजना में वो भी हैं। और जनधन योजना में तो आपको लाखों की संख्या में लोग मिल जाएंगे जिनको डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम का फायदा मिला है। जन नेता बनने की होड़ में लगी हुई है विपक्ष में, कांग्रेस कर रही है कि राहुल गांधी जन नेता है। जन पार्टी देखिए आपको पता है इनके पास जन है नहीं, नेता ही बचा है। ये लोग इनके जो कद्दर था उसको भी छोड़ दिए हैं। तरह तरह के वस्त्र पहन करके ये लोग घूम रहे हैं। इनका जनता से कोई सरोकार नहीं। उनको पता है ना कि राहुल गांधी जी की तस्वीर पर फोटो पर अब वोट नहीं मिलने वाला है, और इसलिए बिहार की जनता ने नकार दिया। इसलिए बिहार में वो जा भी नहीं रहे हैं। बिहार में सर प्रशांत किशोर लगातार खुलासे कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए भारतीय जनता पार्टी शुचिता पारदर्शिता के साथ जन जन का आशीर्वाद लेकर बिहार में NDA की राजग की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। इमरान मसूद ने हमास से तुलना कर दी थी। देखिए आप जानते हैं इस प्रकार का केवल बयानबाजी केवल अखबार के कारण है और कुछ नहीं। कैंट स्टेशन पर पुलिस ने ATM ठग पकड़ा, 34 डेबिट कार्ड बरामद हुए। कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस को ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत एक बड़ी सफलता मिली है। कैंट पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय टप्पेबाज को गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से 34 अलग अलग बैंकों के ATM डेबिट कार्ड और 30,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान संभव कुमार आचार्य पुत्र कृष्णचंद्र निवासी कृष्णापुर शासन थाना बालीचंदपुर जिला जाजपुर उड़ीसा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार अपराध और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देशन में पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त सर्किल कैंट के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक कैंट की टीम ने मुखबिर की सूचना और CCTV फुटेज के आधार पर अभियुक्त को कैंट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 9 के सामने पुराने टिकट घर के पास से गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी विभिन्न राज्यों में घूम घूम कर ATM कार्ड की अदला बदली कर लोगों के खातों से धनराशि निकालने का काम करता था। उड़ीसा पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त के खिलाफ थाना बालीपट्रा में 2 और थाना फूलनकरा में 1 अभियोग पंजीकृत है। वहीं महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ साकिनाका थाना मुंबई में भी एक अभियोग दर्ज है। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त के आपराधिक नेटवर्क और संभावित साथियों की जानकारी जुटाई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। देखिए ये हमारी थाना कैंट की पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता लगी है, क्योंकि ये जो टप्पेबाज पकड़े गए हैं जिनका नाम है संभव कुमार आचार्य पुत्र कृष्णचंद्र सर, ये जो है मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले हैं, लेकिन ये अंतर्राज्यीय टप्पेबाज हैं। इनके खिलाफ जो है पहले से ही उड़ीसा में और महाराष्ट्र में पहले मुकदमे पंजीकृत हैं। अब ये यहाँ पर हमारी थाना कैंट की पुलिस को जब ये अपना जिस ATM के द्वारा ये यूज़ कर रहे थे, कुछ सामान इन्होंने खरीदा, तो जैसे स्वैप किया तो हमें इनकी लोकेशन पता लगी। थाना कैंट की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको पकड़ लिया। सर इनके अपराध करने का तरीका क्या है और कैसे लोगों को टारगेट करते हैं? देखिए ATM में आने जाने वालों पे नज़र रखते हैं, एक्सपीरियंस इनके पास रहता है। ये लोगों की फेस रीडिंग करते हैं, कौन व्यक्ति जो है फाइनेंशियली रूप से या जो इन चीज़ों को यूज़ करने में बहुत निपुण नहीं है, उसको ये पहचान लेते हैं, देखते हैं, उसको किसी तरीके से बातचीत में एंगेज करके उसका ATM चेंज कर देते हैं।
इसके लिए इनके पास पहले से ही एटीएम रहते हैं, जैसे कि इनके पास से भी 34 अलग अलग बैंक के एटीएम डेबिट कार्ड जो है इनसे प्राप्त हुए हैं। और इनके द्वारा जैसा बताया गया कि ये मुंबई में कोई चोर बाज़ार है जहाँ से ऐसे एटीएम जो है बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस एटीएम को चेंज करते हैं उस एटीएम जब वो ब्लॉक करा दिया जाता है उसको अपने पास रखते हैं। और फिर ब्लॉक एटीएम, जो व्यक्ति अपने एटीएम से पैसा निकालने जाता है, अगर वो नहीं निकल पा रहा उसको टारगेट करते हैं, उसको बताते हैं कि हम अपने अभी आपके एटीएम से पैसा निकाल के देते हैं। उसको या तो पिन पहले से नोट कर लेते हैं या उसको कॉन्फिडेंस में लेके उस एटीएम उसको दूसरे वाला अपना जो ब्लॉक्ड एटीएम है वो उसको पकड़ा देते हैं। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। सर, पूछताछ में क्या इन्होंने ये भी बताया कि ये टप्पेबाजी हो या कुछ आपराधिक कृत्य हो, ये क्यों करते हैं, इनका ये मोटिव इनकी, अब जैसा इनका तो स्पेसिफिक केस में इन्होंने बताया कि इनकी बच्चे की हॉस्टल की फीस जमा करने के लिए इन्होंने ऐसा किया, रो भी रहे थे, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इनके खिलाफ कोई आपराधिक बरेका सूर्य सरोवर में छठ महापर्व का उषा अर्घ संपन्न हुआ। भक्ति और आस्था में पूरा वातावरण सराबोर रहा। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का समापन बरेका स्थित सूर्य सरोवर परिसर में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि और आरोग्य की कामना की। सूर्य सरोवर परिसर भोर से ही छठी मैया के जयकारों और भक्ति गीतों से गूंज उठा। महिलाओं ने व्रत के चौथे दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए सूर्योदय के समय अर्घ देकर व्रत का पारण किया। पूजा स्थल पर आकर्षक सजावट की गई थी। साथ ही बरेका प्रशासन और स्थानीय समितियों ने सुरक्षा, सफाई और प्रकाश की समुचित व्यवस्था की थी। गोवंश तस्करी पर पुलिस ने शिकंजा कसा। फायरिंग के दौरान बदमाश घायल हुआ, वहीं एक साथी गिरफ्तार हुआ। गोवंश तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। प्रयागराज से दुर्गावती की ओर 4 गोवंश को तस्करी कर ले जा रहे 2 बदमाशों ने पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली विपिन शर्मा नामक बदमाश के पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गया। उसका साथी अमन यादव भागने की कोशिश में था, जिसे पुलिस कर्मियों ने पीछा कर दबोच लिया। घटना के दौरान पुलिस ने तत्कालिक सूझबूझ दिखाते हुए पिकअप वाहन को रोक लिया और दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। पिकअप की तलाशी लेने पर उसमें 4 जीवित गोवंश मिले, जिन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। पुलिस ने घायल बदमाश विपिन शर्मा को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और उसके साथी अमन यादव से पूछताछ जारी है। दोनों के खिलाफ गोवंश तस्करी, पुलिस पर फायरिंग और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आज पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी में थाना लंका क्षेत्र में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत चेकिंग किया जा रहा था। इस दौरान एक टूटे हुए नंबर प्लेट के साथ एक संदिग्ध गाड़ी में जिसको रोक के चेकिंग करने की कोशिश की। पुलिस चेकिंग से बचने के लिए तुरंत गाड़ी मोड़ के वहां से भागने की कोशिश की। पुलिस ने इनको पीछा करके पकड़ने की कोशिश की। उक्त दौरान एक बदमाश द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया था। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसको फर्स्ट एड हॉस्पिटल भेजा गया। ये जब गाड़ी का जांच करने शुरू किए, ये गाड़ी में 4 गोवंश बरामद हुए और साथ ही साथ उनका खलासी जो भी गिरफ्तार किया गया। ये दोनों प्रारंभिक पूछताछ ये ज्ञात हुआ कि दोनों जौनपुर का रहने वाला, एक का नाम विपिन शर्मा और दूसरा अमन यादव। वो दोनों जौनपुर का रहने वाले हैं और इन दोनों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुक्त भारत की दिशा में अनुराग मातृ सदन द्वारा विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे। टीबी मुक्त भारत अभियान को गति देने के उद्देश्य से अनुराग मातृ सदन की प्रबंध निदेशक डॉक्टर स्वर्णलता सिंह द्वारा इस वर्ष भी टीबी मरीजों को पोषण पोटली वितरित की जाएगी। डॉक्टर स्वर्णलता सिंह निक्षय मित्र के रूप में सरकार की टीबी मुक्त भारत योजना को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि टीबी के खिलाफ जन जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। जन जन को जगाना है
टीबी को भगाना है। इसके साथ ही डॉक्टर सिंह ने बताया कि उनके पैतृक आवास पिलखनी गांव रोहनिया में आगामी 30 अक्टूबर यानी अक्षय नवमी के दिन कई सामाजिक व जनसेवी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग, मिशन शक्ति के तहत महिलाओं पर हो रहे अपराधों की रोकथाम के लिए कड़े कानून की मांग, कुपोषण मुक्त भारत अभियान के तहत गरीब व कुपोषित बच्चों को अन्न वितरण तथा मदर टेरेसा संस्थान में कंबल वितरण जैसे कार्य शामिल हैं। हर वर्ष की भांति इस बार भी हम अपने गांव रोहनिया में ग्राम पिलखनी में हमने आयोजन किया है, जिसमें कि सबसे ज्यादा इस बार ये ध्यान दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम पे, जिनमें गरीब लड़कियों को शादी का योगदान है, पढ़ने का सामग्री वितरण किया जाएगा और साथ साथ ये भी ध्यान में रखा गया है जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत का अभियान किया है, उसके तहत निक्षय मित्र के रूप में टीबी रोगियों को हम लोगों ने सप्लाई किया है, उन लोगों को एक न्यूट्रिशन प्रदान करना है। साथ साथ में 50 जितने कुपोषित लोग हैं 50 कुपोषित लोगों का भी हम लोग वितरण कर रहे हैं, अन्न का वितरण होना है और मदर टेरेसा में कंबल और अन्न का वितरण है। सम्मान भी है क्या? किसी का सम्मान भी आप लोग करेंगे? हाँ, इस बार हमारे साथ जुड़े हैं जो इन सब चीजों को बताने के लिए हमारे पास एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा जी विशेष मुख्य अतिथि के रूप में है और साथ साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी संदीप चौधरी और डॉक्टर पीयूष राय DTO आएंगे और साथ साथ में हमारी चौकी थाना इंचार्ज जो है सुश्री शिप्रा सिंह आकर लड़कियों को ये बताएंगे कि अपनी सुरक्षा वो कैसे करेंगी। क्या उद्देश्य होता है इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में लड़कियों को मेन है कि इनको लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से हमको प्रेरणा देना है, ये मेन हमारा लक्ष्य है और साथ साथ जो टीबी मुक्त भारत का सपना उन्होंने देखा है तो हम लोग निक्षय मित्र के तरह कैसे उसमें उपयोगी साबित हो रहे हैं इस चीज को बताना है। सीर गोवर्धनपुर में अधूरे निकासी कार्य के चलते जनता परेशान है। सीर गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 में जल निकासी कार्य में घोर अनियमितता और लापरवाही सामने आई है। श्री राम फौजी वाली गली में मुख्य मार्ग पर मात्र 6 इंच पाइप डाल दिया गया है, जबकि ये मार्ग पूरे क्षेत्र की जल निकासी का प्रमुख रास्ता है। इसके विपरीत जिन गलियों में केवल 3 से 4 घर हैं, वहां 1 फीट का पाइप लगाया गया है। स्थानीय लोगों ने इस कार्य को पूरी तरीके से नियमों के विपरीत और फर्जीवाड़े से जुड़ा बताया है। स्थानीय नागरिकों और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि इस प्रकार की मनमानी से न केवल जनता परेशान है बल्कि सरकारी धन का भी भारी दुरुपयोग हुआ है। ठेकेदार द्वारा लगभग 4 महीने पहले जगह जगह गड्ढे खोदकर काम अधूरा छोड़ दिया गया, जिसने अब तक मिट्टी नहीं भरी गई है। इन खुले गड्ढों के कारण आए दिन लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी के महानगर अध्यक्ष अमन यादव ने चेतावनी दी है कि यदि 2 दिनों के भीतर गड्ढों को नहीं भरा गया और चैम्बर निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया गया तो संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार इंजीनियर के खिलाफ थाना लंका में FIR दर्ज कराई जाएगी। आगे तक जहाँ ये पाइप है, जहाँ ये मार्ग है, उसमें कितना पतला पाइप डाला गया अभी हम आपको दिखा रहे हैं, कितना स्थिति खराब है। देखिए यह जो है कि मुख्य मार्ग वाला गली है, इसमें मात्र देखिए 6 इंची का पाइप डाला गया है, नया 6 इंची का पाइप डाला गया है और जो गलियों में से आ रहा है उसमें 1 फीट का डाला गया है। बताइए पढ़े लिखे हैं, कौन इंजीनियर में डाल रहा है? देखिए पूरा भरा पड़ा है, जो कि इसमें पड़ना चाहिए 1 फीट का और जो गली में से पाइप आ रहा है उसमें पड़ना चाहिए 6 इंची का। तो भी इसको बंद कर दें। ये विकास नहीं, खाली घोटालेबाजी हो रहा है, जो अभी हम इसको जो है कि दिखाएंगे। समस्या देखिए यहाँ पे यह है कि यहाँ पे नगर निगम के अधिकारियों द्वारा और ये ठेकेदारों द्वारा जो अपने आप को पढ़े लिखे और समझते हैं, सब इंजीनियर बने हैं, जो एक नियम कानून होता है, एक सबका मापी होता है कि जो कैसे चैम्बर पड़ेगा, कैसे पाइपलाइन पड़ेगा, कैसे क्या पड़ेगा, और यहाँ पे सब चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए बता रहे हैं आपको कि जो मेन गलियां हैं उन गलियों में जो है कि 1-1 फीट का पाइप डाल दिया गया है और जो मेन मुख्य मार्ग है जिसमें से सारा मोहल्ले का पानी निकलने वाला है उसमें जो है कि मात्र 6 इंची का पाइप 6 इंची का पाइप लाइन लगभग डाला गया है। तो बताइए यह
उत्तर प्रदेश सरकार का जो करोड़ करोड़ रुपया मोदी जी आकर दे के जाते हैं, कभी 100 करोड़, कभी 200 करोड़, कभी 500 करोड़, यह सारा पैसा जो है कि इसी सब भ्रष्टाचार में, लिपापोती में ही बह जाता है। आपको बता रहे हैं कि अगर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि आखिर यह कौन सा एक उस पढ़े लिखे इंजीनियर से अच्छा एक अनपढ़ जाहिल गवार, वो समझ लीजिए उससे ज्यादा उसके अंदर समझदारी होगा। यह सब इंजीनियर और ठेकेदार नहीं, ये सब समझ लीजिए कि अनपढ़ से भी बदतर स्थिति इन सबों का है। और लगातार 6-6 महीने से बड़े बड़े गड्ढे जो है कि 4 फीट के गलियों में, 5 फीट के गलियों में बड़े बड़े गड्ढे खोद के छोड़े गए हैं। उसमें अभी कुछ दिन पहले छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते समय गिरे थे। रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। 2 दिन का मात्र समय दिया गया है। 2 दिन के अंदर अगर वो गड्ढा नहीं पटे, वो गड्ढे पे चैम्बर नहीं बन के ढक्कन लगा, तो हम लोग जो है कि उस जो कार्य किया है उस ठेकेदार के खिलाफ हम लोग लंका थाने में तहरीर देने का कार्य करेंगे कि जो आवागमन, जो जिस मार्ग पे गड्ढे छोड़े गए हैं, खुलेआम गड्ढे छोड़े गए हैं, उस पे दुर्घटनाएं हो रही है, उसे नहीं बंद किया गया तो हम लोग लंका थाने तहरीर देंगे। और ये जो इंजीनियर नगर निगम का यह कार्य किया है, चाहे वो पार्षद प्रतिनिधि की देखरेख में हो, चाहे नगर निगम के इंजीनियर के देखरेख में हो, चाहे ठेकेदार के देखरेख में हो, वह जो कार्य किया है उसके खिलाफ भी हम लोग जो है कि नगर आयुक्त से को मिलकर हम लोग कंप्लेन किया जाएगा कि आप मौके पर आएं और देखें कैसे हमारे आम जनता का पैसा जो है कि इस भाजपा जो भ्रष्टाचार एकदम फुल पनप रहा है, एकदम आप देखेंगे दंग रह जाएंगे। बताइए, इस तरह का लूटपाट मचा हुआ है। रहस्यमयी योगी की अमर कथा पर आधारित फिल्म फकीरियत 28 नवंबर को रिलीज होगी। गुरुमाई महारुद्रात्मिका ने आगामी हिंदी फिल्म फकीरियत के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि ये फिल्म एक दिव्य आत्मा सनातन गुरु श्री महाअवतार बाबा जी के जीवन पर आधारित है, जो हजारों वर्षों से मानवता के कल्याण के लिए कार्यरत हैं। कहा जाता है कि उन्होंने जिस योग को मानवता को प्रदान किया वो क्रिया योग है, एक ऐसा दिव्य वरदान जिससे कोई भी साधक शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है, अपने जीवन का सुधार कर सकता है और आत्मबोध की दिशा में अग्रसर हो सकता है। फकीरियत फिल्म के माध्यम से दर्शक उस रहस्यमयी हिमालयी योगी के जीवन की झलक देख पाएंगे, जिनके बारे में माना जाता है कि वे आज भी हिमालय में समाधिस्थ होकर विश्व कल्याण में लीन हैं। ये फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मुंबई से हूँ। मैं क्रिया योग का प्रचार प्रसार करती हूँ। महाअवतार बाबा जी की शिष्या हूँ और ये जो मूवी बनाया है ये उन्हीं के क्रिया योग पे और उन्हीं के सारे जो उनके जो तत्व है, उनकी जो सीख है हम लोगों के लिए, उस पे बना है। इसमें महाअवतार बाबा जी के अलावा लाहिरी महाशय जी, योगानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, खिचड़ी बाबा जो बनारस के बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, वो शंकर महाराज और स्वामी समर्थ महाराज, माँ अन्नाई देवी और माँ काली, बाबा काल भैरव, इसपे ये मूवी है और ये सारे सच्ची घटनाओं पे आधारित है। इसमें मेरे जीवन की सारी सच घटनाएं हैं और उसका प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं कि किस तरह से गुरु कार्य करते वक्त हमें पाखंडी हमें विरोध करते हैं, किस तरह से हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ इंसान नहीं तो इंसान से अलावा भी कुछ शक्तियां हैं जो हमें विरोध करना चाहती है और वो सारी सत्य घटनाएं इस मूवी में है और हर कोई इसे देखने के बाद ये समझेगा कि अध्यात्म का रास्ता किस तरह से होना चाहिए और हमें कैसे ये रास्ते का चुनाव करना चाहिए। ये 28 नवंबर को ये सारी पैन इंडिया लेवल पे रिलीज हो रहा है। पहले तो ये महाराष्ट्र और बनारस में रिलीज होगा और बाद में हर एक जगह। सनातन का महत्व बताएगी ये फिल्म और किस स्तर पे विरोध हो सकता है जब हम ईश्वर का मार्ग अपनाते हैं, ये बताएगा और उससे हम कैसे बच सकते हैं, हमारे गुरु हमें कैसे बचाते हैं और अगर हम सच्चे शिष्य बने तो किस तरह से गुरु हमें हर कदम हमारे साथ रहते हैं, ये इसमें बताया जाएगा। इसके अलावा युवाओं के लिए जो बातें हैं कि लोक परलोक दिखाए गए हैं इसमें कि कैसे अलग अलग लोक भी है और उसमें कैसे कैसे जीव रहते हैं और किस तरह से वो भी हमारे सामने आते हैं, वो इसमें दिखाया गया है और एक शिष्य का संघर्ष है जो हर एक को पसंद आए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सूर्योपासना के महापर्व डाला छठ का उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ हुआ समापन।
वाराणसी पहुंची मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, फेक वोटर को हटाना जरूरी, चुनाव आयोग कर रहा निष्पक्ष कार्य। वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, बिहार में पीएम मोदी के नेतृत्व में बनेगी सरकार। और कैंट स्टेशन पर पुलिस ने एटीएम ठग पकड़ा, 34 डेबिट कार्ड बरामद। ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।